नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 5.2 के लिए कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले भैया? इसमें हम पढ़ने वाले आर्गढ़ तल और उसका ध्रुवीय निरूपण। यही तो टॉपिक है जिन्हें आप पढ़ लोगे तो आपसे प्रश्नावली 5.2 आसानी से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आर्गढ़ तल क्या होता है? आर्गढ़ क्या काम है इसका? आर्गढ़ तल, आर्गेंड ARGAND, इसका इंग्लिश में मीनिंग है। आप देख लेना, थोड़ा उच्चारण मेरे को लग रहा है हिंदी में मेरे से गलत हो रहा है, तो आप देख लेना। इसको क्या करेंगे, क्या कहते हैं, क्या मतलब है, कैसे समझेंगे? आर्गढ़ तल सबसे पहले हमें ये समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कार्तीय तल। कार्तीय तल आपने अगर पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो तो ये क्या होता था, ये कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या था कार्तीय तल? वास्तव में ये था किसी भी प्लेन पे किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का एक तरीका। ठीक है, कि मान लो कोई आपके जमीन में वहां पे खड़ा है, तो वो कहाँ पे खड़ा है, किस लोकेशन पे खड़ा है, ठीक है, उस चीज को बताने का ये तरीका है। आप आगे पढ़ोगे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं आगे, अगर आप एजुकेशन आगे रखते हो और भी। तो इसमें क्या किया था, साइंटिस्टों ने दो रेखाएं ली थी। एक को बताया था एक्स अक्षांश, इसे एक्स अक्षांश बोलते हैं, इसे वाई अक्षांश बोलते थे। और अगर आप इस रेखा में इधर से इधर की साइड जाते हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है, और अगर इधर जाते हो तो ऋणात्मक। और सेम क्या है, वाई के लिए इधर जाते हो तो धनात्मक, इधर जाते हो तो ऋणात्मक। यानी कि इस वाले में सारी बिंदु क्या होंगी, धनात्मक होंगी, जिसे मैं इसे नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3। उधर जा रहे हैं तो धनात्मक, यानी कि 1 2 3। इधर जा रहे हैं तो ऋणात्मक, यानी कि y में जब इधर जाएंगे तो ये -1 -2 -3। x में ही ऋणात्मक -1 -2 -3 ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है, जिसे ऑरिजिन कहते हैं, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष बिंदु कहते हैं इसे। ठीक है, 0 से आप इधर जा रहे हो, जैसे बोला गया है बिंदु 2,3। ये बिंदु कहाँ पे है, आप इस प्लेन में बता सकते हो, इस तल में बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसे बोलते थे क्रमित युग्म। आपने अगर ध्यान दिया हो कभी, 10th में था ये चैप्टर क्रमित युग्म, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म बोलते थे। यहाँ पे जो लिखा जाता था ये वाली एक्स अक्षांश वाला लिखा जाता था, और यहाँ पे जो लिखा जाता है वाई अक्षांश वाला लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, धनात्मक 2, यानी कि धनात्मक 2 एक्स अक्षांश कहाँ है, ये रहा बिंदु। वाई में धनात्मक 2 लिखा गया, धनात्मक 3 लिखा गया, यानी कि वाई में ये रहा। तो इन दोनों को अगर आप ऐसे मिलाओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब भैया आपने इधर ही क्यों मिलाया, आप इधर मिला सकते हो। अगर आप इधर मिलाओ तो क्या ये 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस वाले का 3 इधर इधर नहीं आएगा, तो यही वाला होगा। और एक चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्या है, दोनों में धनात्मक है सिंबल, यानी कि आप इधर जाओ इधर जाओ, यानी कि यही वाला प्लेन जो है, जो दोनों धनात्मक होता है। ठीक है, तो आप किसी तरीके से समझ सकते हो, यानी कि ये वाला बिंदु क्या है, 2 और 3 यहाँ पे है। ठीक है, मान लो कोई बिंदु लिखा गया है -2 और 3, ये आप बता सकते हो कहाँ पे है। तो ये क्या है, -2 लिखा गया, यानी कि एक्स अक्षांश क्या है, माइनस है। तो एक्स में किधर जा रहा है, धनात्मक में नहीं जा रहा, ऋणात्मक में जा रहा है, यानी कि ये वाला बिंदु। वाई में क्या है, 3 है, वाई में क्या है, धनात्मक जा रहा है, यानी कि ये वाला बिंदु। अब इन दोनों को अगर आप मिलाओ, इधर और इधर बढ़ाओ, तो इधर बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसे आप बढ़ाओगे इधर और इधर तो यहाँ पे आएगा, तो ये कहीं भी यही में मिलेगा, और यही बिंदु होगा -2 और 3। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो पहले। अब आ जाए हम आर्गढ़ तल पे। आर्गढ़ तल में क्या है भैया, तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी समृद्ध संख्या को कैसे लिखते हो, इसे आप लिखते हो -3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हो कि -2 और 3। ठीक है, अच्छा, तो इसमें भैया जो एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश है उसे क्या बोलते हैं, इसे मैंने बताया नहीं। तो इस वाले को जो एक्स अक्षांश है इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें क्या था, ये वाली वास्तविक संख्या थी, ये क्या थी, काल्पनिक संख्या थी। तो वास्तविक संख्या को इस वाली लाइन पे प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर, रियल से लिख देता हूँ थोड़ा आसान होगा, वास्तविक, इस पे क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या। इस वाले अक्षांश पे क्या होता है, काल्पनिक। अच्छे से लिख लेना थोड़ा, हाँ, इस वाले अक्षांश पे काल्पनिक होता है। तो ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है।
तो वास्तविक को क्या लिखेंगे, एक्स अक्षांश पे, तो -2 ये रहा, काल्पनिक ये वाली होती है यानी कि 3, यानी ये वाला बिंदु। तो इसमें भी इसी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं, z इक्वल टू दिया गया है -5 -2 आयोटा, ठीक है। इसको आप इस तल पे प्रदर्शित कर सकते हो। अब ये क्या तल किस लिए बन गया है, अगर आपने इसे एक्स अक्षांश को माना है वास्तविक अक्षांश और y को माना है काल्पनिक, तो ये आपका क्या बन गया, आर्गड़ तल। बस इतना सा है। आर्गड़ तल क्या होता है, इसमें जो x अक्षांश है उसे वास्तविक तल और y को काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो यही बन जाता है आपका आर्गड़ तल। अच्छा, तो ये क्या है वास्तविक, ये क्या है काल्पनिक, तो ये -3 -5 और -2 ये कहाँ पे है, तो माइनस दोनों कौन से चतुर्थांश में होते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, त्रिकोणमिति में अच्छे से बताया था। माइनस माइनस किस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम चतुर्थांश में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था, ऑल पॉजिटिव साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव, और tan और cot इसमें पॉजिटिव, और cos और sec इसमें पॉजिटिव, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर मेरा पढ़ा होगा, तो अभी उन सब का यूज भी होगा। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, तभी ये समझ में आने वाली है प्रश्न वाली, वरना नहीं आने वाली, सीधी सी बात है, ठीक है। तो -5 और -2, -5 यानी कि x क्या है -5, तो मैंने इसमें बनाया नहीं, बढ़ा लेते हैं इसे, 4 -5, तो x अक्षांश यानी कि रियल वाला पार्ट क्या है, -5 है, ये वाला बिंदु है। और y अक्षांश क्या है, y अक्षांश यानी कि काल्पनिक वाला पार्ट -2 है, तो -2 ये है। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा और इसको भी ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं भी यहाँ पे काटेगा, और जहाँ पे काटेगा वही बिंदु क्या होगा, इसको प्रदर्शित करेगा, इस समृद्ध संख्या को प्रदर्शित करेगा कि ये समृद्ध संख्या यहाँ पे है। बात क्लियर हुई क्या, यहाँ पे आर्गड़ तल क्या होता है, इसमें दो अक्षांश जो होते हैं, एक होता है वास्तविक अक्षांश, एक होता है काल्पनिक अक्षांश। वास्तविक वाला पहले लिखा हुआ होता है, काल्पनिक वाला बाद में लिखा हुआ होता है, और जैसे आप कार्तीय तल पे प्रदर्शित करते थे उसी तरीके से आप इसे भी प्रदर्शित करते हो। बात क्लियर हुई, ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ध्रुवीय निरूपण, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि कोई भी समृद्ध संख्या है उसे आप प्रदर्शित कर सकते हो इस तल पे, आर्गड़ तल पे। एक तरीका था, ठीक है, कि आप ये देख कैसे से बता दिए, पर एक तरीका और है, जैसे मैं बोलूं इस वाले समृद्ध संख्या को, ये वाली संख्या थी, इस वाले समृद्ध संख्या को और आप किस तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पे है, ठीक है। एक तरीका तो आपने बताया कि x अक्षांश में -2 जाओ, y अक्षांश में 3 जाओ, तो ये मिल जाएगा ये वाला बिंदु। पर एक तरीका और है कि अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी पता चल जाए, यानी कि ये चीज, और अगर आपको ये कोण पता चल जाए यहाँ से x अक्षांश में, यानी कि वास्तविक अक्ष अक्षी होते हैं ना, अक्षांश, अक्ष से कोण पता चल जाए, तब आप बता सकते हो कि ये बिंदु कहाँ पे। बात क्लियर है, और यही चीज आपका कहलाता है ध्रुवीय निरूपण। अब तक आपने ये क्या किया था, इसको बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करा था कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर आप क्या करोगे, आप इसका कोण बता दोगे और इसका ऑरिजिन से यानी कि शीर्ष बिंदु से दूरी बता दोगे, और उसी रूप को बोला गया है ध्रुवीय निरूपण। बात क्लियर हुई किसे बोला गया है। अब हम करके बताते हैं कैसे आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक नया सा हम बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा, अच्छा तो वो भी था सर जी, हाँ अच्छा था, ये लो, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है x y, यानी कि इधर इतनी x गई है और इधर y गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस पे एक 90 अंश का कोण डाल लेते हैं, इस पे रियल वाले पार्ट, ये रियल ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वास्तविक अक्ष वाला, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक अक्ष, डाल लेना, लिख दूं, वास्तविक एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक अक्षांश या अक्ष, एक्सिस, ठीक है, अक्ष देख लेना आप, मैं कक्ष लिख रहा हूँ, अक्ष बाई अक्ष, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, ठीक, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये देख लेना, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 अंश का कोण डाला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मेरे को कोई बता सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या होगी, y होगी, क्योंकि ये दूरी क्या है, यानी कि इस पे दूरी,
और यही दूरी लेते थे y, x, y, यानी कि रियल वाला और काल्पनिक वाला, तो काल्पनिक वाला y। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करूँ, एक ऐसे इसको शीर्ष बिंदु से मिला देता हूँ। ठीक है, मिला देता हूँ, बिल्कुल मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा। मैंने थीटा मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, उसे मैंने r मान लिया। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी चलो मिला देता हूँ, ये मिला दिए। तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली लेंथ, ये क्या होगी, ये x अक्षांश होगी, क्योंकि ये जितनी दूरी है वही इतनी है यहाँ पे, ये जितनी है वही उतनी है, तो x होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब अगर मैं साइन थीटा बोलूं आपको निकालने को यहाँ से, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता था बताओ, साइन थीटा क्या होता था, जो भी थीटा पूछा जा रहा है उसके सामने वाली भुजा और बटे में कर्ण। तो थीटा जो पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा क्या है, ये है, यानी कि y, और बटे में कर्ण। कर्ण क्या होता है, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना, क्योंकि मैंने लंब डाला था, और समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लगता है, सारा का त्रिकोणमिति उसी में लगता है। तो कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये कह सकते हो, यानी कि r, ये हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो क्या होता था, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होता था, लंब, कर्ण, और लंब से जो नीचे बचा वही वाला। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार यही हुआ। और ये कितना है, ये क्या है, x है। ठीक है, x है ना, ये x की दूरी है इसकी, बिल्कुल, और अपॉन में कर्ण, कर्ण क्या है, r। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, ओके जी, ओके। अच्छा, अब यहीं से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ y बराबर r साइन थीटा। बात क्लियर है? यहाँ से मैंने y निकाला, r क्या था, भाग में था, उधर गया, गुणा हो गया, r साइन थीटा। और यहाँ से x से लिख सकता हूँ r कॉस थीटा। बात क्लियर? बिल्कुल सर जी क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ दूसरा। अब क्या करता हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ता हूँ। समझ रहे हो, दोनों का वर्ग करूंगा, यानी कि स्क्वायर करूंगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर दोनों साइड और इसके भी दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार लिख देता हूँ, स्क्वायर करने के बाद, दोनों साइड वर्ग करने के बाद, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस वाले समीकरण को करूंगा तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? ओके जी। उसके बाद क्या करता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ, इसे मैं ए बी मान लेता हूँ यहाँ से, हाँ वहां से जो भी था ए बी समीकरण। तो समीकरण ए एंड बी को जोड़ने पर, ए और बी को जोड़ने पर, तो इसे मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर का वर्ग, तो आर वर्ग क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों धनात्मक नहीं है तो लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और साथ में क्या है, ये है। और अगर आपको त्रिकोणमिति में सबसे पहला नियम ही बताया था, आइडेंटिटी, ये विशेष तरीके का नियम था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद आया? तो यानी कि इसके जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी कि r का मान क्या हो जाएगा, इससे क्या है, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका r का मान। और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आपने जो मापांक निकाला था वो भी यही नियम था। मापांक समझ में आया क्या था? मापांक क्या था, शीर्ष बिंदु से उस समृद्ध संख्या की दूरी किस प्लेन पे, आर्गन तक पे। ये चीज आप नोट कर लो कि r का मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x और y आपको पता है क्या होते हैं समृद्ध संख्या में, रियल वाला पार्ट को x और काल्पनिक संख्या को y बोला गया है। ठीक है, तो इसका वर्ग करके अंडर रूट कर देते हैं, तो z ये आता है r। r क्या होती है, ये
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उस समृद्ध संख्या तक की दूरी। बात क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है, क्योंकि जो ध्रुवीय निरूपण है वो क्या होता है, उसमें आर और थीटा के रूप में प्रदर्शित ही करना होता है हमें। तो हमने आर निकाल लिया और थीटा भी निकाल दिया। थीटा निकालने से पहले मैं बता देता हूँ ध्रुवीय निरूपण का लिखने का क्या तरीका है। जैसे आप अभी तक समृद्ध संख्या को लिखते थे x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो अब आपने निकाल लिया है कि ध्रुवीय निरूपण में आप x y को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, x को ये लिख सकते हो। यानी कि ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय निरूपण में समृद्ध संख्या को कैसे लिखेंगे, x की जगह पे x का मान रखो यानी कि r cos थीटा, y की जगह पे y का रखोगे, साथ में क्या है आयोटा, y की जगह पे r sin थीटा। यही होता है आपका ध्रुवीय निरूपण। इस चीज को नोट कर लेना। ये क्या था, समृद्ध संख्या इस रूप में लिखी जा रही थी, अब क्या है ये ध्रुवीय रूप में लिखी जाएगी, जिसके लिए आपको r और थीटा चाहिए। जैसे मैं ग्राफ में बताया था r और थीटा पता चल जाए तो आप किसी बिंदु को बता सकते हैं, किसी भी समृद्ध संख्या को कहाँ पे है। तो आपने r का भी डेरिवेशन हमने बताया कैसे आपको करना है। अभी हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए अभी तक आपको r पता है, x पता है और y पता है, ठीक है। r, x और y पता है, तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा ये यहाँ से ही देख लो y बटा r था, जो कि आपको y और x पता ही चल चुका है। x और y कहाँ से पता चले, जो भी समृद्ध संख्या दी गई होगी। और cos थीटा इक्वल टू x बटा r, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे जो भी संख्याएं होंगी, तो कुछ उनका मान आएगा 1/2, √3/2 कुछ आएगा। तो उनके आधार पे आप यहाँ पे लगाओगे त्रिकोणमिति का नियम, उसके द्वारा आप निकालोगे थीटा। कैसे निकालोगे? अगर क्या है ये वाली भी संख्या धनात्मक में है, ये भी संख्या धनात्मक में है, तो आप देखोगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस कौन से चतुर्थांश में धनात्मक में रहता है, तो ये पहले चतुर्थांश में रहता था। फिर उसके बाद देखोगे कि वो जो वैल्यू दी गई है वो कितने कोण के लिए है, और फिर उसी के आधार पे आप बता दोगे। तो इसके आधार पे मैं एक प्रश्न बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक प्रश्न है ये कि z बराबर दिया गया आपको 1 प्लस आयोटा √3, ठीक है। इसको कह रहा है कि आप ध्रुवीय निरूपण कीजिए इस समृद्ध संख्या का, ठीक है। तो आप हल में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, ओके जी। इसे क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, ठीक है। देखो इसे मैं अच्छे से कराता हूँ, इसे अच्छे से समझना, इन सबका आपको यूज करके हल करने हैं प्रश्न। इसमें माना 1 प्लस आयोटा √3 बराबर, क्योंकि ध्रुवीय निरूपण में करना है तो ध्रुवीय निरूपण का आपको याद कर लेना है। क्या होता था, r cos थीटा, लिखने का तरीका मतलब किस तरीके से इसे प्रदर्शित किया जाता है, r आयोटा r sin थीटा, ये होता है, ठीक है। माना ये क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वास्तविक भाग का वास्तविक के साथ और काल्पनिक भाग का काल्पनिक के साथ तुलना करने पर, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा। तो वास्तविक भाग क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वास्तविक भाग ये है, यानी कि r cos थीटा बराबर 1। ये क्या है, काल्पनिक भाग इसका √3, और ये क्या है r sin थीटा, ये काल्पनिक भाग है, यानी r sin थीटा बराबर √3। तो ये आपको जैसा डेरिवेशन कराई थी उसी तरीके से दो आपको मिल गए हैं, और यहीं से आप ये चीज भी निकाल सकते हो। क्या r का आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट नियम लगा दो, उसके द्वारा निकाल लो, या फिर आप क्या करो, इसको समीकरण मान लो, पहला और दूसरा। r निकालने का क्या तरीका था, √x² प्लस y², x क्या है 1 है, y² √3 है, सीधा करके निकाल सकते हो, या फिर आप डेरिवेशन के थ्रू कर लो। अब क्या करो, ये दोनों समीकरण बन गए हैं, समीकरण का क्या करो, वर्ग कर दो और दोनों को जोड़ दो। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, उसके बाद जोड़ेंगे तो कुल मिला के r की वैल्यू जो आएगी, करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चाहो तो r को एक तो इसी तरीके से कर सकते हो, x² y², x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे √3 रखो, और फिर इसे वर्ग करो। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो √3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 यानी कि रूट में 4 यानी कि 2, ये आ जाएगा। या फिर आप इसके द्वारा करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, आप देख लेना। ये हो जाएगा r² थीटा cos² थीटा, ठीक है, प्लस r² थीटा sin² थीटा
बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको मिटा देता हूँ। ये तो आपका अल्टरनेटिव तरीका था, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आर स्क्वायर क्या लेंगे, बाहर आ जाएगा, और नीचे अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एंड इधर क्या हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, और √3 का वर्क करेंगे 3 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो, ये नियम था। यानी कि आर स्क्वायर थीटा ही इधर बचेगा, और इधर क्या बचेगा 1 और 3 यानी कि 4, यानी कि आर का मान √4 यानी कि 2। आर का मान तो ये आ गया, ठीक है। अभी निकालना है आपको थीटा का मान। थीटा का मान जैसे ही पता चलेगा फिर आर और थीटा की जगह वैल्यू रख दोगे और यही आपकी इसका निरूपण हो जाएगा। तो आर का मान मैंने लिख लिया, नोट कर लेना इसे, और मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। तो हमें आर का मान क्या पता चला, 2 पता चला है, ठीक है। जो दो यहाँ पे आर का मान क्या था, 2 था, कॉस थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर √3। ये समझ में आया कि नहीं। अभी जो 2 समीकरण थे वहाँ पे आर आर ये था, वही मैंने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/√2, और यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है √3/2। अब सही से आते हैं प्रश्न पे। ये यहाँ से आपको ये दोनों चीजें आपको देखनी है बस। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होता है, मेरे को यही बता। पहले में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, ठीक है। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसी वाले में है जो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस, क्योंकि ऑल यानी कि साइन और कोसेक का और किसी में पॉजिटिव नहीं, तो पहले चतुर्थांश में धनात्मक में होते हैं, ठीक है। पहले में धनात्मक होते हैं, अच्छी बात है। आपको ये पता चल गया कि ये बिंदु, ये समृद्ध संख्या कहाँ पे है, पहले चतुर्थांश में, ओके। अब ये कितने एंगल का कोण बना रही है, उसके लिए क्या करना था आपको, ये कोण देखोगे जो दिया गया कितने का है, cos 1/2 कब होता है 60 पे, और साइन √3/2 कब होता है 60 पे, यानी कि थीटा बराबर क्या है π/3। बात समझ में आई कि नहीं। आपने पहले देखा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, उसके बाद इसके वैल्यू देखी कौन सा क्या है, और वहां से आपको थीटा पता चल गया, थीटा आ गया π/√3। तो इसका ध्रुवीय निरूपण, तो यहाँ पे लिख देना, इसका ध्रुवीय समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण या इसका ध्रुवीय निरूपण क्या हो जाएगा, 1 + i√3 बराबर r की जगह पे 2, cos थीटा थीटा की जगह पे π/3 प्लस i2 साइन π/3। ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय निरूपण। बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके के प्रश्न है। अगली प्रश्नावली के लिए आप देखते रहिए आगे के पार्ट में।